तुमसे तो जब तारुफ भी नहीं था कामरान, उस वक्त से मैंने तुम्हें अपना आइडियल बना लिया है। मैंने कहा, अहमक लड़की, कोई साए को भी आइडियल बनाता है। आइडियल होते हैं मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोग जिनका माशरे में कोई मकाम हो। मेरे तो रोज़ो शब मौत की बस्ती में गुजरते हैं, न जाने कब और कहाँ किसी की गोली मुझे चाट जाए। 2 मुल्कों में मेरे सर की कीमत लगी हुई है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसीज मेरे खून की प्यासी हैं और तुम। शाजिया ने कहा, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि मैं ग्लोरिया की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहती, मगर अपने दिल पर तो किसी को इख्तियार नहीं है ना। मैंने कहा, मगर तुम जैसी पढ़ी लिखी, ज़हीन और समझदार लड़की ने एक जराइम पेशा शख्स को आइडियल बनाया ही क्यों? वो बोली, इंडिया और मुख्तलिफ ममालिक के अखबारात और रसाइल में तुम्हारे बारे में जो कुछ शाया हुआ था, उसे पढ़कर कौन पाकिस्तानी तुम्हें जराइम पेशा कह सकता है? हुकूमत भी यकीनन तुम्हें मुहिब्बे वतन समझती होगी, मगर वो लोग बैनुल-अक़वामी प्रेशर में हैं, बल्कि सिर्फ अमरीका ही का दबाव बहुत काफ़ी है। अब चूंकि अमरीकन CIA तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए हुकूमत भी तुम्हारे खिलाफ है। ये मुखालिफत तुम्हारे जराइम की नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर है। उसने गोया तकरीर कर डाली। मैंने हंसकर कहा, तुम तो अच्छी खासी तकरीर कर लेती हो। शाजिया ने फखरिया लहजे में कहा, मैंने तकरीरी मुकाबलों में बेशुमार ट्रॉफियां जीती हैं, और वो तकरीरें मैंने किसी से लिखवाई नहीं थी बल्कि खुद लिखी थी। इसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है। मैंने बहुत लाइब्रेरीज की खाक छानी है, अखबारात का मुताला किया है। इसी मुताले से तो मुझे इल्म हुआ है कि दुनिया भर में मुसलमानों का इस वक्त कोई दोस्त नहीं, बल्कि और तो और वो खुद भी अपने दोस्त नहीं हैं, वरना आज भी वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। सुपर पावर्स मुसलमानों से इसलिए खौफजदा हैं कि जिस रोज ये मुत्तहिद हो गए, हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। भुट्टो साहब ने जरा सी अमरीका की मुखालिफत की थी, उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने सिर्फ यही तो कहा था कि अमरीका के सदर सियासत क्या जाने, उनके आबाव अजदाद का पेशा मूंगफलियां बेचना है, वो भी यही कर सकते हैं। दुनिया जानती है कि जिमी कार्टर मूंगफली के खेतों के मालिक हैं। मैंने कहा, अरे तुम तो बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी खूब बोलती हो। बहरहाल इस वक्त मसला सियासत का नहीं बल्कि ग्लोरिया का है। मैं उसे हर कीमत पर रिहाई दिलाना चाहता हूँ। शाजिया ने अजीब से लहजे में कहा, क्या ग्लोरिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है? मैंने कहा, बात खूबसूरती की नहीं बल्कि उस ताल्लुक की है जो हमारे दरमियान है। उसने बेशुमार मौकों पर मेरी खातिर जान की बाजी लगाई है। कई मरतबा मुझ पर चलाई जाने वाली गोलियां अपने जिस्म पर रोकी हैं। अमरीकी होने के बावजूद वो अमरीकियों के खून की प्यासी है, इसलिए कि वो मेरे दुश्मन हैं। क्या ऐसे मौके पर मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाऊं? रहा खूबसूरती का सवाल, तो ये उसकी इजाफी खूबी है। अगर वो इन चक्करों में न पड़ती तो हॉलीवुड की सुपरस्टार होती। शाजिया ने बुझे हुए लहजे में कहा, चलो नीचे चलें, भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, कभी वक्त आया तो मुझे ग्लोरिया से पीछे नहीं पाओगे। मैं नीचे पहुंचा तो वो लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे, मगर उसका ताल्लुक मेरे मामले से नहीं था। मुझे देखकर वो खामोश हो गए। जीरा बोला, कामरान, इन्हें काम की तफसील बता दो ताकि मंसूबाबंदी की जा सके। मैं इत्मीनान से फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर बैठ गया। मैंने पहले बगौर उनका जायजा लिया, फिर आहिस्ता से कहा, एक शख्स को अगवा करना है। रब नवाज ने हैरत से कहा, एक शख्स को? और इसके लिए उस्ताद ने हमें बुलाया है? एक क्या बल्कि उस्ताद 2-2 आदमियों को अकेला अगवा कर सकता है, फिर इसके साथ तो आप भी हैं। जीरे ने उसे झिड़क दिया, बोला, पहले पूरी बात सुना करो। वो अगर कोई सनतकार या जमींदार होता तो तुम लोगों की जरूरत नहीं थी, मगर वो इतना आसान शिकार नहीं है। रब नवाज ने चौंक कर कहा, तो क्या तुम DSP मोहम्मद खान को उठाने का प्रोग्राम बना रहे हो? जीरे ने इस बात में सर हिला दिया। रब नवाज बोला, मुझे पहले ही शुबा हुआ था। जब तुम उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे तो मुझे कुछ अंदाजा हो गया था, मगर मेरा ख्याल था कि उसे ठिकाने लगाना है। मगर? जीरे ने घूरते हुए से देखा, बोला, मगर? ये अगर मगर तुमने कब से शुरू कर दी? तुम लोगों में से जो इस काम को मुश्किल और नामुमकिन समझ रहा है, वो शौक से हमारा साथ छोड़ दे, हम खुद ही कोई बंदोबस्त कर लेंगे। रब नवाज जल्दी से बोला, मेरा ये मतलब नहीं था उस्ताद, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसे अगवा करना ऐसा नामुमकिन काम तो नहीं है, मगर इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करना पड़ेगी। अगर उसमें जरा सा भी झोल रह गया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, बेमौत कोई नहीं मारा जाता, और बात सदर अमरीका की नहीं बल्कि एक मामूली DSP के अगवा की है। मुझे अगर ये मालूम होता कि जीरे के आदमी इतनी अगर मगर करते हैं तो मैं तुम लोगों को कभी जहमत न देता। बहरहाल तुम्हारे नजदीक अगर ये काम मुश्किल है तो इसे मैं कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा जीरा मेरे साथ होगा। रब नवाज ने हंस कर कहा, ओए आप तो सचमुच बुरा मान गए, हमने कब इनकार किया है? मैंने सर्द लहजे में कहा, मगर मैं इनकार कर रहा हूँ। मैंने जीरे से कहा था कि मुझे जीदार बंदों की जरूरत है, सड़क छाप बदमाशों की नहीं, जो राह चलती खवातीन के पर्स छीन कर खुद को हीरो समझते हैं।
तुम लोग आराम करो। न जाने क्यों उस वक्त मेरा पारा चढ़ गया था। उस शख्स ने, जिसका नाम खानू था, कहा, तो फिर हम जाएं? वो खासा कद्दावर जवान था। उसका जिस्म लोहे की तरह मजबूत था और बाजुओं की मछलियां कमीज के अंदर से भी नजर आ रही थीं। मैं भिन्ना कर उसकी तरफ घूम गया। कहा, कहाँ जाएं? जब तक ये काम ना हो जाए तुम लोगों में से कोई यहाँ से हिलेगा भी नहीं। खानू ने कहा, ओए बाऊ कामी, हमने सिर्फ जीरे उस्ताद की वजह से तेरी इतनी बात सुन ली है। तसल्ली रखो, हम लोग यहाँ से निकल कर इस बात को भूल जाएंगे कि तू क्या करने जा रहा है। मैं चीख कर बोला, मैंने कहा ना कि कोई तुम में से बाहर नहीं जाएगा। खानू भी धाड़ कर बोला, इसे समझा उस्ताद, हम तेरी दोस्ती में यहाँ आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। ये फन्ने खान होगा अपने घर का, मगर इसे कहो हमसे मत्था न लगाए। जीरे ने नरमी से कहा, इन्हें जाने दें कामरान साहब। मैंने कहा, ठीक है, इसके सिवा सब चले जाएं। उसके अंदाज़े गुफ्तगू पर मेरी खोपड़ी घूम गई थी। उसने बुलंद आवाज में जीरे से कहा, ओए जीरे, इसको बता कि मैं कौन हूँ। अगर मैं दोस्ती में तुम्हें उस्ताद कहता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सचमुच मेरे उस्ताद भी हो। मैं 2 दफा जेल से फरार हो चुका हूँ और 11 आदमियों का खून किया है मैंने। ये अंग्रेजी हीरो मुझे रोक सकता है। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैंने कितने आदमियों का खून किया है? नहीं पता, मुझे खुद भी मालूम नहीं कि अब तक कितने आदमी मेरे हाथों मारे गए हैं। खानू ने तहकीर आमेज लहजे में कहा, और जा ओए, ये तड़ियां किसी और को लगा। ये कहकर वो खड़ा हो गया। उसने चैलेंज करने के अंदाज में कहा, रोक सकता है तो रोक ले। उसने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। शाजिया झपट कर मेरे सामने आ गई और जीरे से बोली, भैया, यही तुम्हारे वो दोस्त हैं जिन पर तुम्हें बहुत मान था, बहुत एतमाद था। ये तुम्हारे ही सामने मेहमान पर रिवॉल्वर ताने खड़ा है। जीरा चीख कर बोला, खानू, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे मेहमान पर हथियार उठाए, जानता है ये कौन है? खानू ने जहरीले लहजे में कहा, जुर्रत तो तुम अभी देखोगे जीरे। ये रानी खान का साला है या गवर्नर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जिसने खानू के रास्ते में आने की कोशिश की फिर वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो शाजिया से मुखातिब हुआ, तू सामने से हट जा बीबी, ये अभी मुझे मर्दानगी का सबक पढ़ा रहा था, अब खुद एक औरत के पीछे छुपा हुआ है। शाजिया ने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम अनपढ़ हो। अगर अखबार पढ़ सकते तो हथियार उठाना तो दूर की बात है। तुम कामरान साहब से तेज लहजे में बात करने की जुर्रत भी न करते। खानू जहरीले लहजे में बोला, पढ़ा लिखा होता तो ये सब कुछ न करता जो आज कर रहा हूँ। अब सामने से हट जा, वरना मैं तेरा भी ख्याल नहीं करूंगा। जीरे के बकिया तीनों साथी दम बखुद होकर ये तमाशा देख रहे थे। वो भी शायद खानू की जहालत और अक्खड़ मिजाजी से खाइफ थे। मैंने कहा, ये रिवॉल्वर अगर किसी बच्चे के हाथ में थमा दूं तो वो भी मुझे मार लेगा। वाकई मर्द है तो मर्दों की तरह मुकाबला कर, मुझे शिकस्त दे और यहाँ से चला जा। ये कहकर मैंने बिजली की तेजी से रिवॉल्वर निकाला और एक तरफ उछाल दिया। मैंने कहा, मैंने जितनी तेजी से रिवॉल्वर निकाला है उसी तरह तुझ पर फायर भी कर सकता था, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई तुझ में इतना दमखम है या खाली डींगे मार रहा है। फिर मैंने शाजिया को सामने से एक तरफ धकेल दिया। जोश में आकर खानू ने भी रिवॉल्वर एक तरफ उछाल दिया और बोला, अगर मेरे हाथों तेरा ये दोस्त मारा जाए तो मुझसे शिकायत मत करना। मेरी और तेरी दोस्ती भी आज के बाद खत्म। मगर मैंने तुझे जबान दी है कि तुम लोग कुछ भी करो, मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा। मैं मरते दम तक अपने अल्फाज पर कायम रहूंगा। तूने मुझ पर भरोसा करके ही मुझे यहाँ बुलाया था ना, मैं तुम्हारे एतमाद को नहीं तोड़ूंगा। जीरे ने कहा, अब भी वक्त है खानू, अपने इरादे से बाज आ जा। मैं फिर यही कहूंगा कि तू कामरान साहब से वाकिफ नहीं है। वो बोला, मैं तो इससे अच्छी तरह वाकिफ हो गया हूँ, मगर इसे शायद अंदाजा नहीं है कि खानू से टकराने का अंजाम क्या होता है। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, यह डायलॉग पुराना है खानू, किस फिल्म से लिया था? उसने मुश्तिल होकर मुझ पर छलांग लगाई, मगर सामने वाली दीवार से जा टकराया क्योंकि मैं अचानक झुकाई देकर एक तरफ हो गया था। वो भिन्ना कर मेरी तरफ पलटा। इस मर्तबा वो मोहतात था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका ख्याल था कि मैं खौफजदा होकर पीछे हटूंगा और वो झपट कर मुझे दबोच लेगा, मगर मैं अपनी जगह जमा खड़ा रहा। वो बिल्कुल मेरे नजदीक पहुंच गया, मगर मैं उसी इत्मीनान से खड़ा रहा। अचानक उसने बाएं हाथ से मेरे मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की। मैं तिरछा होकर दाईं जानिब हटा तो गोया मेरे जबड़े पर 5 किलो वजनी हथौड़ा पड़ा। उसने बाएं हाथ से हमले का सिर्फ झांसा दिया था। मैं इसी गलत फहमी में मार खा गया। उसके घूंसे से मुझे ये अंदाजा हो गया कि उसमें बला की कुव्वत है। मैं उसे बच्चों की तरह खिला रहा था, मगर ये भी मेरी खुश फहमी थी। वो बदमाश था और जाहिर है कि लड़ने भिड़ने के फन से खूब वाकिफ था। मैं इसी खुश फहमी में मार खा गया कि वो महज जिस्मानी तौर पर ताकतवर है, लड़ना भिड़ना नहीं जानता, वरना रिवॉल्वर क्यों निकालता। उसका वजनी घूंसा पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जबड़ा खिसक गया हो। आंखों के आगे लम्हे भर को अंधेरा छा गया।
इसी मौके से फायदा उठाकर उसने मेरी पेशानी पर पंच मारना चाहा। मैं बर वक्त झुक गया। उसके बावजूद उसका वो घूंसा मेरी पेशानी और सर के ऊपरी हिस्से पर उचटता हुआ लगा। मुझे चक्कर आने लगे। अगर मुझे लम्हे भर की ताखीर हो जाती तो उसके जोरदार घूंसे से मेरी पेशानी तरबूज की तरह चटक जाती। ये खानू मुझे जिक्र देने बल्कि बेइज्जत करने पर तुला हुआ था। बड़ा बोल अल्लाह को भी बुरा लगता है। शायद ये मेरे उन्हीं बड़े बोलों की सजा थी। उसने एक मर्तबा फिर मुझ पर वार करना चाहा, मगर मैं जानबूझकर यूं लड़खड़ा कर घुटनों के बल झुका जैसे खानू के वार से नॉकआउट हो गया हूं। मुझे कुछ मोहलत दरकार थी ताकि मेरे जबड़े की तकलीफ कुछ कम हो और जहन पर छाई हुई धुंध साफ हो सके। खानू पागलों की तरह हंसने लगा। उसने जीरे से कहा, यही है वो सुपरमैन जिसने इतने कत्ल किए हैं कि वो उनकी गिनती तक भूल गया। मगर मुझे याद है कि मैंने 11 कत्ल किए, अब उनकी तादाद 12 हो जाएगी, 1 दर्जन। वो पागलों की तरह हंसा, बोला, और इस 12वें खिलाड़ी को तो मैं बहुत इत्मीनान से मारूंगा। खानू की कुव्वत आजमाने चला था। मेरी तवानाई तेजी से वापस आ रही थी। ये दुरुस्त है कि खानू के घूंसे में बेपनाह कुव्वत थी और मेरी जगह कोई और होता तो शायद टूट फूट चुका होता। मगर कुछ तो उसके वार उचटते हुए पड़े थे और कुछ मुझ में कुव्वत बर्दाश्त भी ज्यादा थी। मैं घुटनों के बल बैठा हुआ बार बार अपना सर झटक रहा था और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अभी तक उसके हमले से संभल नहीं सका हूं। खानू फतह के नशे में गोया झूमता हुआ एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे उसकी मोटी मोटी स्याह पिंडलियां दिखाई दे रही थीं। लड़ने से पहले उसने अपनी शलवार ऊपर चढ़ा ली थी। शाजिया चीख कर बोली, इसे रोको, कामरान की जान बहुत कीमती है। खानू गुर्रा कर बोला, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। वो अब मेरी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह था, इसलिए मेरे बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और शायद मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाना चाहता था, क्योंकि उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश की थी। मैंने एकदम उसकी एक पिंडली जकड़ ली और जोरदार झटका दिया। वो मेरे सामने पहलू के बल गिर गया और झटका देकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस बेचारे को क्या मालूम था कि उसकी पिंडली अब लोहे के शिकंजे में है। मैंने गुर्रा कर कहा, ज्यादा जोर लगाओगे तो अपनी टांग से महरूम हो जाओगे। मैंने टांग पकड़कर उसे मजीद घसीट लिया। अब उसका चेहरा मेरे सामने था। मैंने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। चटाख की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे घर में गूंज गई। उसका वो गाल फट गया, होंठ भी जख्मी हो गए थे और उसके चेहरे से खून बहने लगा था। मैंने पूछा, सही सलामत रहना चाहते हो या हमेशा के लिए माजूर होना चाहते हो? जवाब में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। जैसा भी था, बंदा वो जीदार था। मैंने उसकी पिंडली छोड़ दी और झपट कर उसके सीने पर सवार हो गया। अब उसकी दोनों कलाइयां मेरे हाथ में थीं। मैंने एक झटके से उसकी बाईं कलाई तोड़ दी। उसके मुंह से गुर्राहट भरी अजियतनाक आवाज निकली। फिर उसने मुझे खुद पर से एक तरफ फेंकने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। मैं अचानक उसे छोड़कर खड़ा हुआ और बोला, मैं चाहता तो कलाई की बजाय उस वक्त तेरी गर्दन भी तोड़ सकता था, मगर तुम जीरे के दोस्त हो, मेरा हाथ दोस्तों पर नहीं उठता। तेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे तुम आदमी जीदार हो, अब तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। पल पल बदलती सूरत हाल ने उन लोगों को हैरान कर दिया था। खानू ने कहा, अब मैं यहीं रहूंगा, तुम वाकई मर्द हो। रबनवाज ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मुझे खानू के रवैये पर अफसोस है, मगर बाकी लोग भी हमारा साथ देने पर तैयार थे। मगर मैंने रबनवाज को साथ रखने पर इक्तफा किया। मैंने रबनवाज से कहा, तुम ऐसा करो, पीसीओ जाकर दिलावर से बात करो, शायद ग्लोरिया के सिलसिले में वो कुछ बता सके। फिर मैंने खुद ही खानू की मरहम पट्टी की और उसे साजिद के साथ रवाना कर दिया ताकि उसके हाथ पर प्लास्टर बंधवा सके। वो रबनवाज जा चुका था। शाजिया कॉफी लेकर आ गई। वो खासी समझदार थी और जानती थी कि अब मुझे कॉफी की तलब होगी। हम कॉफी पीकर फारिग हुए ही थे कि रबनवाज घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया। कहा, क्या हुआ? वो बोला, दिलावर से फोन पर मेरी बात हुई थी। मैंने उससे ग्लोरिया के बारे में पूछा तो उसने एक दूसरी भी इत्तला दी। मैंने झुंझुला कर कहा, पहेलियां मत बुझवाओ, इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? वो बोला, दिलावर ने बताया है कि किसी ने तैमूर को हलाक कर दिया। मैं वहशतज़दा लहजे में चीखा, नहीं। रबनवाज के दोनों शाने पकड़े। कहा, वो तो सिग्नल पर। वो बोला, उसी सिग्नल के नजदीक उसकी हाथ गाड़ी मिली है, उसमें तैमूर की लाश थी। किसी ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। अब उसकी लाश सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी है। मैंने कहा, चलो जीरे, हम सिविल अस्पताल जाएंगे। जीरे ने कहा, आपका जाना मुनासिब नहीं है कामरान साहब, मैं जाता हूँ। मैंने कहा, मगर उसे पहचानेगा कौन? तुम उसे पहचानते हो रबनवाज? शाजिया ने कहा, ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। फिर हम लोग उजलत में सिविल अस्पताल की तरफ रवाना हुए। स्टीयरिंग जीरे के हाथ में था
और वो बहुत खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। हम जैसे ही सिविल अस्पताल के नजदीक पहुंचे, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। सिविल अस्पताल के गेट के नजदीक पहुंचकर मुझे धचका सा लगा। वहां पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद थीं। न सिर्फ गेट पर मौजूद थीं, बल्कि तीसरी गाड़ी ने रास्ता भी रोक लिया था। मैंने घबरा कर पीछे देखा। हमारे पीछे भी पुलिस की 2 गाड़ियां थीं। मैंने फुर्ती से अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से फोल्डिंग राइफल निकालकर लोड करने लगा। जीरे ने सरगोशी में कहा, जल्दी मत करें कामरान साहब। मैंने राइफल पायदान पर रखते हुए कहा, क्या मतलब है? क्या हाथ बांध कर पुलिस के सामने पेश हो जाऊं? जीरा बोला, आपने शायद गौर नहीं किया, पुलिस वाले सिर्फ 74 की करोला गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मैंने चौंक कर देखा। वहां वाकई उसी साल की मॉडल की 3 गाड़ियां खड़ी थीं और पुलिस वाले उन्हीं को चेक कर रहे थे। इस दौरान में हमारी गाड़ी पुलिस पार्टी के नजदीक पहुंच चुकी थी। ड्यूटी ऑफिसर ने गहरी नजरों से गाड़ी का जायजा लिया, फिर हमें देखने लगा। मैं बज़ाहिर पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर से मैं इतना मुस्तरिब था कि पलक झपकते में राइफल उठाकर फायर कर सकता था। जीरा भी पूरी तरह मुस्तैद था। उसके पैरों में कैनवस का एक बैग रखा था। उसमें इंतहाई ताकतवर दस्ती बम थे। वो तादाद में 4 थे, मगर वहां अच्छी खासी तबाही फैला सकते थे। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि ऐसी नौबत ना आए, वरना बहुत से मासूम और बेगुनाह शहरी भी हलाक और जख्मी हो जाते। मुझे अचानक ख्याल आया कि जीरे के बैग में स्मोक बम भी हैं। मैंने जीरे की तरफ रुख किए बगैर आहिस्ता से कहा, खतरे की सूरत में स्मोक बम। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि पुलिस अफसर ने अचानक ही आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। सड़क के दरमियान में पुलिस की एक मोबाइल तिरछी खड़ी थी, मगर इतनी जगह थी कि हमारी गाड़ी वहां से गुजर जाती। पुलिस के घेरे से बखैरियत निकलते ही मेरे कशीदा आसाब ढीले पड़ गए। मैंने तवील सांस लिया और राइफल को दोबारा फोल्ड करके ब्रीफकेस में रख दिया। अस्पताल के गेट में दाखिल होते ही मुझे एक मर्तबा फिर शौक पहुंचा। अस्पताल के दाखिली रास्ते पर भी पुलिस मौजूद थी। हमारी गाड़ी पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ी तो किसी ने भी हमसे तारुज न किया। गाड़ी से उतरकर मैंने गहरे रंगदार शीशों का चश्मा लगा लिया और बावकार अंदाज में आगे की तरफ बढ़ा। मेरे साथ साथ शाजिया थी। जीरा 2 कदम पीछे चल रहा था। एक वार्ड बॉय की रहनुमाई में हम मुर्दा खाने पहुंचे और वहां के इंचार्ज को तैमूर का हुलिया बताकर पूछा कि इस हुलिये की कोई डेड बॉडी वहां मौजूद है या नहीं। मैंने मजीद उसे बताया कि वो शख्स पैरों से माजूर था और मेरी बात खत्म होने से पहले ही इंचार्ज बोला, जी हाँ, इस हुलिये की एक डेड बॉडी मौजूद है। फिर वो हमें लेकर आगे बढ़ा। उस हॉलनुमा कमरे में एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। वो जगह सही मानों में जाए इबरत थी। वहां मुझे ऐसे ऐसे शहजोर भी दिखाई दिए जो जमीन पर पांव मारते होंगे तो पानी निकल आता होगा, मगर उस वक्त वो इबरत की तस्वीर बने पड़े थे। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। इंचार्ज चलते चलते एक जगह रुक गया। वहां दीवार के साथ साथ चारों तरफ ऐसे खाने बने हुए थे जैसे ऑफिस कैबिनेट में होते हैं। फर्क सिर्फ ये था कि ये खाने इतने बड़े थे जिनमें इंसानी लाश रखी जा सकती। इंचार्ज ने हैंडल पकड़ा और दरवाजा बाहर खींच लिया। लाश के चेहरे पर कपड़ा था। कपड़े पर भी खून के धब्बे थे जो स्याह पड़ चुके थे। इंचार्ज ने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मुझे अचानक चक्कर सा गया। वो वाकई तैमूर था। उसके चेहरे पर स्टेन गन का ब्रस्ट मारा गया था जिससे चेहरा मस्ख हो गया था, मगर बालों की रंगत और स्टाइल से मैं पहचान गया कि वो तैमूर ही है। मैंने लड़खड़ाकर किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश की। मुझे यूं लगा जैसे फर्श अचानक ऊपर की तरफ आ गया हो। फिर मेरा जहन कुछ देर के लिए तारीकी में डूब गया। मेरे हवास दोबारा काम करने के काबिल हुए तो मैंने जीरे और शाजिया को खुद पर झुका हुआ पाया। जीरा शायद मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका सहारा लेकर खुद ही उठकर खड़ा हो गया और जीरे से कहा, यहाँ से फौरन बाहर निकलो, मुझे वहशत हो रही है। वहां से निकलकर हम लॉन के एक गोशे में सीमेंट के बेंच पर जा बैठे। हमसे कुछ फासले पर 2 आदमी जोरों शोर से बातें कर रहे थे। वो भी अस्पताल के मुलाजिम ही लग रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, यार पुलिस ने तो जिंदगी हराम कर दी है। ये लोग सुबह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, डाकू की तलाश में है। सुना है उस डाकू का एक साथी शदीद जख्मी है और पुलिस किसी मुखबरी के नतीजे में अब डाकू को तलाश कर रही है। उन अहमकों को इतना भी मालूम नहीं था कि कोई डाकू भूल कर भी किसी सरकारी अस्पताल का रुख नहीं करता। मैं उन लोगों की बातें सुन रहा था, मगर मेरी आंखों के सामने गुजरे हुए मनाजिर थे। तैमूर से पहली मुलाकात, उसके साथ मुख्तलिफ मार्के, रूठना, लड़ना, खाना। अब मेरे चारों तरफ एक भयानक खला थी। मेरी हालत रफ्ता रफ्ता ऐसी हो गई कि मुझे इर्द गिर्द की कुछ खबर न रही। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया हो। मुझे लोगों के सिर्फ होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाजें कानों तक नहीं पहुंच रही थी।